ओके स्टूडेंट्स ऑफ 10, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने सिविक्स का क्वेश्चन पूछा हमसे, और इससे पता चलता है कि आप अवेयर हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। सिविक्स से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन आपने पूछा, रेसिडरी सब्जेक्ट और सिविल वार को लेकर के, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडरी सब्जेक्ट। तो फिर से मैं इसको रिमाइंड कर दूं, सेंट्रल लिस्ट इनमें जितने भी लिस्ट आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, अराउंड दीज सब्जेक्ट्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉज, implement the laws. State government cannot interfere to make the laws and interfere in the central list. उसी तरह स्टेट लिस्ट में only the state government having the power to make the laws and implement the laws. Central government having no power to interfere in this. And same way concurrent list. In these subjects, both the government collectively make the laws and implement. But if there is a conflict between the central government and the state government, only the laws made by the central government can be implemented. So this is the concurrent list. But you have asked about the residuary subject. जिस समय संविधान बना था उस समय ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, बट टाइम फैक्टर, टाइम पास होते चला गया और न्यू डेवलपमेंट होते चले गए, देश के अंदर न्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते चले गए। तो इन सभी न्यू सब्जेक्ट्स पे ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग पावर टू मेक द लॉज एंड इंप्लीमेंट दिस। सो दिस इज द रेसिडरी सब्जेक्ट। रेसिडरी सब्जेक्ट पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपका टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी सेक्टर्स ऐसे हैं जो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में आए, और इसमें जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो ये था आपका रेसिडरी सब्जेक्ट का जो सिविक्स का क्वेश्चन जो मैंने पहले पढ़ाया उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा है कि तमिल सिविल वार में कैसे कन्वर्ट कर ले, तमिलों ने सिविल वार में कैसे सिविल वार में आ गए वो। तो एक्चुअली श्रीलंका में मैंने पढ़ाया था आपको कि श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो सिंघली थी, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाया। मींस दे हैव बीन गिवन द सुपीरियरिटी टू द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, और सिंघली वहां मेजॉरिटी में थे, इसलिए जितने भी वहां के फैसिलिटीज थे वो सभी आपको सिंघली को प्रोवाइड किया गया। एंड तमिल हैव बीन restricted to enjoy the different types of rights. तमिल को उसके लैंग्वेज को पहचान रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, यूनिवर्सिटी जो उसके लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होती थी, उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया, इन सभी चीजों से वंचित किया गया उन्हें। और तमिल का डिमांड था कि उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया जाए, वो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सके और पावर को शेयर कर सके। जब ये पावर शेयरिंग की बात आई तो तमिल को वहां से पावर शेयरिंग में इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके कारण से तमिल वहां सिविल वार में कन्वर्ट कर दिया गया। तमिल ने वहां पे स्टार्ट कर दिया सिविल वार, और इस सिविल वार में हजारों हजार तमिल्स भी डेथ करके मारे गए और हजारों हजार सिंघली सैनिक भी मारे गए थे, और बाद में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेज करके इसे शांत करवाया गया। जो मैंने आपको बताया था, इसके इफेक्ट के रूप में हमारे देश के जो टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो गई थी। तो ये आपका लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था इससे जुड़ा हुआ। अब मैं स्टार्ट करता हूं हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है, जो मैंने पढ़ाया था नेशनलिज्म इन इंडिया। थोड़ा सा रिकैप कर दूं पहले पीछे आपका। तो जस्ट आफ्टर 1920 इट इज नोन एज द गांधीयन ईरा। उसके बाद का जो समय है उसको गांधीयन ईरा के नाम से जाना जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया, क्योंकि महात्मा गांधी ने
1920 के बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने किया था इंडियन पॉलिटिक्स में, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, मूवमेंट में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया था। उन्होंने कई सारे मूवमेंट भी चलाए, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट मार्च स्टार्ट किया। तो इनका 1920 के बाद का जो इरा है उसे गांधी इरा के नाम से जाना जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया अफ्रीका में। अफ्रीका से लौटकर आए इंडिया 1915 में। इंडिया आने के बाद फर्स्ट वो चाहते थे कि वो अपना एक प्रोफेशन स्टार्ट करें, जो वो बैरिस्टर थे, लेकिन उनके एक पॉलिटिकल मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा इनसे कि जब आप अफ्रीका में जाकर के इंडियन अफ्रीकन को जो वहां थे उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं और सत्याग्रह स्टार्ट कर सकते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आप इंडिया में इंडियन पीपुल के लिए क्यों नहीं कर सकते? सो यू मस्ट ज्वाइन द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। और इससे मोटिवेट होकर के महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। उन्होंने 3 सत्याग्रह स्टार्ट किया इंडिया में। सबसे पहले जो मैंने बताया आपको चंपारण में अगेंस्ट द इंडिगो प्लांट, इन द सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद और खेड़ा में फार्मर्स के लिए और द मिल वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया। उसके आगे अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक के रूप में रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद और उससे थोड़ा सा पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें पॉजिटिव सपोर्ट करें, और जब वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद मैं देश को आजाद कर दूंगा। और इस होप से हमारे लीडर्स ने इंथुजियास्टिकली कह सकते हैं, विलिंगली कह सकते हैं, हार्टेडली कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उम्मीद थी कि जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर हमारे देश को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद वो सीधे यू टर्न हो गए, बदल गए। उन्हें ये डर था कि मैंने पहले कमिट किया है कि देश को आजाद करूंगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद वो नहीं चाह रहे थे आजाद करना। तो उन्हें ये डर था कि इंडिया में स्ट्रगल स्टार्ट होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो चाहते थे कि जो भी स्ट्रगल हो उससे पहले कुछ ऐसे प्रोसेस अपनाया जाए ताकि जितने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, सभी को पेसिफाई किया जाए, क्रश किया जाए। और तब उन्होंने एक लॉज पास किया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये पास किया कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये द मेंबर ऑफ द इंडियन टोटली अपोज्ड। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर भी थे, उन्होंने अपोज किया। इसके बावजूद भी उन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया। यह एक्ट रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर देती थी, एम्पावर करती थी टू क्रश द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। देश के अंदर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते उस पर वो कंट्रोल करते। इस एक्ट के तहत पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैन बी डिटेन्ड। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, उस सभी को ये 2 साल तक के लिए विदाउट एनी ट्रायल, या विदाउट एनी ट्रायल का मतलब है विदाउट पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द जज, जज के पास ले जाने से, बिना ले जाए हुए ही 2 साल तक जेल में डाल दिए जाते। कौन? हमारे देश के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। या पॉलिटिकल प्रिजनर्स से मतलब है जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इंडियन मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे वो सही पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। उनको अरेस्ट करके वो 2 साल तक जेल में डाल देते विदाउट ट्रायल। इसके अगेंस्ट में होल नेशन में, देश में महात्मा गांधी चाहते थे, दे स्टार्ट किया नॉन वायलेंट मूवमेंट। हमेशा वो चाहते कि नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। 6 अप्रैल को स्टार्ट किया गया। पूरे देश में रैलीज निकाले गए, स्ट्राइक किया गया, प्रोसेसन निकाले गए, जुलूस निकाले गए। जहां जहां भी रेलवे वर्कशॉप था या फिर गवर्नमेंट की जो वर्कशॉप थी, सभी जगह वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, काम करना बंद कर दिया।
देश के अंदर। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी डर गई, उन्होंने रिप्रेशन स्टार्ट किया। रिप्रेशन इस दमन करना, इंडियन वर्कर्स, इंडियन रैली करने वाले लीडर्स ने उन्होंने रिप्रेशन स्टार्ट किया, दमन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सभी लीडर्स, जहां जहां भी प्रोसेशन स्टार्ट हुआ, सभी लीडर्स को डिटेंशन में डाल दिया गया, पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो हमारा प्रोसेशन जो लीडरलेस हो गया, बैन लगा दिया गया। स्पेशली गांधी जी पे दिल्ली में एंट्री करने पर उनका बैन लगा दिया गया, उन्हें रोक लगा दिया, और दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते। तब जाकर के इसी गुस्से में आकर के, एंगर होकर के, हमारे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जहां कहीं भी था, जैसे आप देख सकते हैं बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेशन है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन थे, सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया हमारे प्रोटेस्टर्स ने। विद्रोह। अमृतसर की कहानी देख लीजिए, वहां पे जनरल डायर को गवर्नर जनरल बनाया गया और जनरल डायर ने वहां मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, और बैसाखी की त्योहार मनाने के लिए और सेम टाइम हमारे देश के 2 इंपॉर्टेंट लीडर को पंजाब में, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट किया गया था ऑन द नेम ऑफ द रॉलेट एक्ट के आधार पे। तो इनको, इनके सपोर्ट में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सारे फार्मर्स एंड द प्रोटेस्टर्स गैदर हुए और मूवमेंट स्टार्ट किया, वहां पे मीटिंग स्टार्ट हुआ, रैली हुआ वहां पे। जो भी प्रोटेस्टर्स थे उन्हें ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ इंपोज किया गया है, और उस भीड़ में जनरल डायर ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दे करके और गोली चलवाई, सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे गए। यहाँ पे एक बात कहना है, मार्शल का, जनरल डायर का ये थिंकिंग था, वह उसने बाद में डिक्लेयर किया कि वह चाहता था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनके दिलों में एक प्रकार से टेरर क्रिएट किया जाए, डर क्रिएट किया जाए। इसीलिए उसने उस समय पे गोली चलाई, उसकी हत्या हुई, लोगों की हत्या की गई। लेकिन आपको बता दें, इसकी सजा जनरल डायर को भी भुगतना पड़ा, और 13 मार्च आगे उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल डायर की हत्या की, 1920 में जाकर के, 1920 या 22 में हत्या कर दी, 20 में। अब हमें पढ़ना है इवेंट्स ऑफ द रॉलेट एक्ट। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के पहले हमारे जो प्रोटेस्टर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनको एक्सपेक्टेशन था कि सेल्फ रूल आएगा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ और जितने भी लीडर्स थे विदाउट ट्रायल जेल में डाले जाने लगे। 6 अप्रैल को होल देश में, होल कंट्री में, पूरे देश में हमारे जो लीडर्स थे उनके सपोर्ट से नेशनल इंसल्ट डे के रूप में मनाया गया। 13 मार्च को, नेक्स्ट ईयर 13 मार्च को उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। बदला लिया उन्होंने, किस इंसिडेंस का? जलियांवाला इंसिडेंस का उन्होंने बदला लिया। और जलियांवाला इंसिडेंस के बाद जो इफेक्ट हुआ उसमें हमारे देश के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, उन सभी को ब्रिटिश कुछ टाइटल देकर खुश करते थे या सपोर्ट करते थे। उसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल रिटर्न कर दिया जलियांवाला इंसिडेंस को लेकर के। और पूरे देश में जो वायलेंट चल रहा था, पूरे देश में जो गवर्नमेंट का अपोज हो रहा था,
पूरे देश में वायलेंट हो गए पीपुल। गवर्नमेंट ने सेम टाइम एक ऐसा प्रोसेसिंग अपनाया, मीन्स जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, लीडर्स हो, सबको क्रश करना स्टार्ट कर दिया। जहां कहीं भी थे सबको अरेस्ट करके जेल में डालना। इवन उनके साथ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट भी करते थे। जब उन्हें पकड़ा जाता था तो उन्हें फोर्सली क्रॉलिंग करने के लिए कहा जाता था, अपनी नोज को कहा जाता था उनके टो पे रगड़े, जूते पे रगड़े, और जहां भी मिले उनको साहब के रूप में सलाम करे। इतने सारे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट इंडियन के साथ वो करते थे। और जब मूवमेंट वायलेंट हुआ तो मैंने आपको बताया महात्मा गांधी हमें से नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाना स्टार्ट करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने मूवमेंट को विद्रोह कर दिया। उन्होंने देखा कि पूरे देश में खून खराबा हो रहा है, तो इसको रोकने इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को बंद करवाया। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मूवमेंट टोटली क्लोज हो जाए। वो चाहते थे कि सेम टाइम उनका सोच था कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो। हिंदू मुस्लिम यूनाइट करने के लिए उन्होंने हमारे देश में जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, खिलाफत मूवमेंट। इसको महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने हार्टेडली सपोर्ट किया। और देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर में टर्की इंग्लैंड के अपोज में था, और टर्की का जो खलीफा होता था वो खलीफा रिलीजियस लीडर ऑफ द होल वर्ल्ड, मुस्लिम कम्युनिटी के वो लीडर कहलाते थे। टर्की की हार के बाद उसके साथ एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी किया गया, उसे अपमानित किया गया, जिसके कारण से इंडियन मुस्लिम और वर्ल्ड वाइड मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज आ गए। जब अपोज आए तो इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने अपोज आने के बाद, अपोज करने के बाद हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट लीडर थे, मोहम्मद अली अंदर, शौकत अली। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, और महात्मा गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। हमारे कांग्रेस लीडर्स ने इनको सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट, तो ये आपका चैप्टर ऑफ रॉलेट है। इसे आप अच्छी तरह लिख लेंगे। इसको आप एक बार दो बार वीडियो को देख करके इसको समझेंगे। फिर इससे जो क्वेश्चन आपका राइज होगा, आप उसी तरह जो आपने सिविक्स के चैप्टर का 2 क्वेश्चन भेजा था उसे फिर लिख कर भेजेंगे। मैंने फिर आपको आज बताया रेसिड्यू सब्जेक्ट के बारे में और सिविल सब्जेक्ट, सिविल वाला रेसिड्यू सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, यह ऐसा सब्जेक्ट है जो जिस समय संविधान बना था उस समय ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये जो टाइम फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता चला गया और नए नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते चले गए। तो जो भी नए सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है, लागू करती है। और सिविल लॉ जो मैंने आपको बताया, टू गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स and to be recognized in the Sri Lanka, Tamil started civil war against the Sri Lankan government। ये ठीक है, ओके।